हाय दोस्तों, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज बात करते हैं पल्स पोलियो के अभियान और उसके संदर्भ में जो बुकलेट अपने भारत में हर एक माताओं बहनों को प्रेग्नेंट के दौरान दी जाती है और साथ में इसके बारे में प्रत्येक नर्सिंग प्रोफेशनल को, ईवरी नर्सिंग प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस बुकलेट के बारे में पढ़ते हैं और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है, बच्चे के मोनो के पास में, समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं, पोलियो से डबल सुरक्षा। ये यहाँ पे बच्चे को पोलियो पिलाई जा रही नर्सिंग प्रोफेशनल के द्वारा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, फ्रैक्शनल IPV FIPV की परिचय पुस्तिका। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए। दोस्तों ये ज़्यादातर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से पूछे जाते हैं, उसके बारे में सारे बुकलेट में जानकारी दी है। यहाँ पे जो आप मोनो देख रहे हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और ये वाला जो मोनो है, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये है यूनिसेफ, रोटरी, और ये है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन का। देखिए, पूरा विश्व पोलियो उन्मूलन की ओर। भारत ने पोलियो से मुक्ति पाकर अहम सफलता हासिल की। भारत में पोलियो का आखिरी केस जनवरी 2011 पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में पाया गया था, पर अभी भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश जैसे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के केस पाए जा रहे हैं। जब तक विश्व के किसी भी देश में पोलियो का संक्रमण है, तब तक पोलियो फिर से हमारे देश में लौट सकता है। भारत में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन IPV की शुरुआत हो चुकी है। अब बच्चों को 6 तथा 14 सप्ताह की आयु में IVP इंजेक्शन की 2 फ्रैक्शनल खुराक ओरल पोलियो वैक्सीन IVP तथा पेंटावालेट वैक्सीन का पहला या तीसरा खुराक साथ में दी जाएगी। नियमित टीकाकरण के अंतर्गत FIVP के 2 इंजेक्शन ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली तथा तीसरी OPV की अन्य खुराक देने के बाद बच्चे को पल्स पोलियो अभियान के तहत OPV की खुराक देना अत्यंत आवश्यक है। IPV तथा IOPV दोनों वैक्सीन तथा समुदाय के पोलियो के प्रति अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार बच्चे के शरीर में बढ़ते हुए प्रतिरोधक क्षमता बच्चे को पोलियो से डबल सुरक्षा देती है। FIPV की इस परिचय पुस्तिका में स्वास्थ्य कर्मी जैसे कि NM, आंगनवाड़ी कर्मी तथा समुदाय से जुड़ी आशा के प्रशिक्षण हेतु FIPV से जुड़ना सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। FIPV की तकनीक जानकारी। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जिनके माध्यम से समुदाय में उठने वाले सवालों का जवाब दिया जाता है। OPV पोलियो की खुराक, IPV पोलियो का इंजेक्शन और पोलियो से डबल सुरक्षा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पोलियो की जो खुराक देते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, और जो इंजेक्शन लगा के देते हैं IPV, उसको IPV बोलते हैं, इंट्राडर्मल पोलियो वैक्सीन। अब नीचे देखते हैं अपन, OPV प्लस IPV पोलियो की डबल सुरक्षा। नेक्स्ट है क्या, इंट्राडर्मल लगाए जाने वाले IPV और में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। IVP क्या है? IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन एक लिक्विड वैक्सीन है जिसमें सभी चलिए यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। IPV क्या है? IPV इनएक्टिव
पोलियो वैक्सीन एक लिक्विड वैक्सीन है जिसमें सभी 3 प्रकार के इनएक्टिव पोलियो वायरस होते हैं तथा इसे इंजेक्शन में लगाया जाता है। IPV एक फ्रीज तथा हीट सेंसिटिव टीका है। यह वैक्सीन जमने एवं गर्मी में खराब हो जाती है। जमी हुई वैक्सीन का प्रयोग न करें, सेक टेस्ट लागू नहीं होता है। IPV से BAPV एवं BTPV का खतरा नहीं होता है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में IPV का इंजेक्शन 14वें सप्ताह में OPV 3 पेंटा 3 के साथ AT सिरिंज द्वारा इंट्रामस्कुलर लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। उसके बाद इंट्राडर्मल त्वचा के 2 परतों के बीच में लगने वाला है। IPV के 2 फ्रैक्शनल इंजेक्शन 6वें तथा 14वें सप्ताह में OPV के पहला और तीसरे पेंटा 1 व 3 के साथ BCG सिरिंज द्वारा इंट्राडर्मल लगाए जाने वाला इंजेक्शन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फ्रैक्शनल IPV का इंजेक्शन क्या है। IPV का फ्रैक्शनल इंजेक्शन इंट्राडर्मल दाईं बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। इसकी मात्रा 0.1 मिलीलीटर होती है तथा इसे BCG सिरिंज के द्वारा लगाया जाता है। इसे 2 इंजेक्शन 6वें तथा 14वें सप्ताह में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंट्राडर्मल दिए जाने वाला FIPV का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले इंजेक्शन से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रामस्कुलर IVP तथा इंट्राडर्मल IPV टीका लगाए जाने की समय सारणी इंजेक्शनों की संख्या वैक्सीन की खुराक सूची। अब यहाँ पे क्या लगता है, इंट्रामस्कुलर IPV और इंट्राडर्मल FIPV इंजेक्शनों की संख्या 1 इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर जो लगेगा 1 इंजेक्शन लगेगा, इधर 2 इंजेक्शन लगेगा। खुराक कितनी रहेगी, 0.5 ml का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे 0.1 ml BCG सिरिंज द्वारा। उसके बाद है 14वें सप्ताह में, इधर है 6वें तथा 14वें सप्ताह में। कहाँ लगाएंगे, दाहिनी जांघ में। दाहिनी जांघ में किसको लगा रहे हैं, यहाँ पे इंट्रामस्कुलर IPV इंजेक्शन को दाहिनी जांघ में, और बाईं जांघ में क्या लगा रहे हैं, इंट्राडर्मल FIPV जो लगेगा अपने दाहिनी बांह के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हम इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले IPV के एक पूरे इंजेक्शन के स्थान पर इंट्राडर्मल दिए जाने वाले 2 FIV इंजेक्शन पर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर क्या बता रहा है, पोलियो उन्मूलन रणनीति के अंतर्गत जहाँ TOPV का BOPV में स्विच हुआ है तो OPV प्रयोग कर रहे 156 देशों तथा इलाकों ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में IPV को शामिल कर लिया है या कर लेने की प्रक्रिया में है। इसका कारण IPV का वैश्विक स्तर पर कमी हो गई है। IPV की उपलब्धि आपूर्ति के साथ हम IPV को इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले इंजेक्शन के स्थान पर इंट्राडर्मल दिए जाने वाले 2 इंजेक्शन देकर अधिकतर बच्चों को बचाव कर पाएंगे। कई रिसर्च से संबंधित हो गया है कि FIPV के इंट्राडर्मल दिए जाने वाले 2 इंजेक्शन की कार्य क्षमता इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले पूरी इंजेक्शन जैसी ही है। इस प्रकार इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले एक पूरे IPV इंजेक्शन के मुकाबले इंट्राडर्मल दिए जाने वाले 2 इंजेक्शन के इस्तेमाल से कम वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी। IPV वैक्सीन की एक वायल में कितने बच्चों का टीकाकरण किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है
कि IPV वैक्सीन की एक वायल से कितने बच्चों का टीकाकरण किया जा सकता है। तो इंट्राडर्मल दिए जाने वाले इंजेक्शन की 5 मिली की एक IPV वायल द्वारा 50 बच्चों का टीकाकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार 2.5 मिली की एक IPV वायल द्वारा 25 बच्चों का टीकाकरण किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या दिया है अपने को, एक वायल से टीकाकरण किए जा सकने वाले बच्चों की संख्या 10 इंजेक्शन 5 मिली वायल, इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला IPV 10 और इंट्राडर्मल दिए जाने वाला FIPV 50। 5 इंजेक्शन में क्या है 2.5 मिली में 5 और 2.5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देश में कोई अन्य राज्य भी है जहां इंट्राडर्मल दी जाने वाली FIPV की शुरुआत हो गई है। तो देखिए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। भारत में अप्रैल 2016 से 8 राज्य के फ्रैक्शनल FIPV टीके का उपयोग कर रहा है। भारत में अप्रैल जून 2016 के दौरान 5 लाख से अधिक इंट्राडर्मल FIPV की टीके की सफलतापूर्वक दिए जा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले एक इंजेक्शन की तुलना में इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPV के 2 इंजेक्शन बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो पढ़ते हैं। भारत एवं बांग्लादेश में नवीनतम अध्ययनों से पता चला है कि इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPV के 2 इंजेक्शन तथा इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला एक इंजेक्शन समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। इंट्राडर्मल दिए जाने वाले 2 इंजेक्शन FIPV इंजेक्शन 0.1 मिलीलीटर की क्षमता इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले एक इंजेक्शन 0.5 मिलीलीटर की तुलना में बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPV के 2 इंजेक्शन किस बच्चे को दिए जाना चाहिए। OPV 1 पेंटावन की खुराक दिए जाने वाला कोई भी बच्चा जिसकी आयु 6 सप्ताह 1.5 माह से 1 वर्ष के बीच हो, उसे पहला इंट्राडर्मल FIPV इंजेक्शन 0.1 मिलीलीटर दाईं बांह के ऊपर भाग की त्वचा में लगेगा। कोई भी बच्चा जिसका FIPV की पहला इंजेक्शन OPV 1 पेंटा 1 के साथ मिल चुका है, वह जब भी OPV 3 पेंटा 3 के लिए 14 सप्ताह से 1 वर्ष की आयु के बीच आएगा तो उसे इंट्राडर्मल दी जाने वाली दूसरी FIPV वैक्सीन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 14 सप्ताह की आयु के बच्चे जिसने इंट्राडर्मल दिए जाने वाला पहला FIPV इंजेक्शन नहीं लिया है, उसे IPV कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या पढ़ेंगे अपन, यदि इस उम्र के सभी बच्चे 6 सप्ताह पर इंट्राडर्मल दिए जाने वाला पहला FIPV इंजेक्शन ना मिला हो तो उसे OPV 3 पेंटा 3 के साथ इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला IPV का एक इंजेक्शन दिए जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला एक IPV इंजेक्शन कब दिया जाएगा। तो नियमित टीकाकरण पर OPV 3 की खुराक के लिए आने वाले 14 सप्ताह 3.5 माह से 1 साल की आयु के बच्चों को OPV 3 तथा पेंटावालेंट 3 के साथ इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला एक पूरी 0.5 मिली वैक्सीन दी जाएगी। अगर उन्हें पहला इंट्राडर्मल इंजेक्शन नहीं दिया गया हो तो इस कार्यक्रम को 3 से 4 सप्ताह तक जारी रखा जाएगा, साथ ही जब तक कि 6 सप्ताह तक की उम्र के सभी बच्चे इंट्राडर्मल दिए जाने वाला पहला FIPV इंजेक्शन ना ले लें। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला IPV एक इंजेक्शन को इंट्राडर्मल दिए जाने वाला FIPV के 2 इंजेक्शन में बदलने पर IPV की समय सारणी FIPV शेड्यूल कैसी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 6 सप्ताह पर आने वाले बच्चे OPV के 1 पेंटावालेंट OPV 1 और 1 पेंटावालेंट
कैसे दिया जाएगा? इंट्राडर्मल दिए जाने वाला IPV इंजेक्शन 0.5 मिलीलीटर OPV 1 पेंटा वैक्सीन सहित दें। 14वें सप्ताह आने वाले बच्चे को OPV 3 पेंटा 3। 6 सप्ताह पर इंट्राडर्मल दिया जाने वाला FIPV इंजेक्शन IPV 1 पेंटा वैक्सीन 1 मिल चुकी हो, और 6 सप्ताह पर इंट्राडर्मल दिया जाने वाला FIPV इंजेक्शन OPV 1 और पेंटा 1 वैक्सीन नहीं मिली है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले OPV इंजेक्शन 0.5 मिलीलीटर के साथ OPV पेंटा 3, OPV 3, ओरल पोलियो वैक्सीन 3 और पेंटा वैक्सीन 3 दें। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन सी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं IPV उपलब्ध कराएंगी? तो यहाँ पे अपन आंसर पढ़ते हैं। नियमित टीकाकरण सत्रों के माध्यम से सभी सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, जन स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों सहित सभी स्थलों पर IPV का इंजेक्शन को निःशुल्क लगाया जाएगा। IPV घर घर जाकर दिए जाने वाला अभियान में न दिया जाएगा। IPV घर घर जाकर दिए जाने वाले अभियान में नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये मतलब घर घर जाके देने वाला इंजेक्शन नहीं है। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि टीकाकरण में कम से कम वेस्टेज टीकों का कम से कम वेस्टेज हो तथा इनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो। यहाँ पे यदि घर घर जाएंगे तो टीकों का क्या है, ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए ये बोल रहा है कि घर घर जाकर देने वाला इंजेक्शन नहीं है। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPV के 2 इंजेक्शन के लिए कौन सी सिरिंज का प्रयोग किया जाता है? तो ANM इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPV के 2 इंजेक्शन BCG सिरिंज के माध्यम से दी जाती है। इस प्रकार प्रति शिशु BCG सिरिंज की आवश्यकता 1 से बढ़कर 3 सिरिंजों की हो जाएगी। एक BCG के लिए 2 सिरिंज इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPV के इंजेक्शन के लिए। इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPV के 2 इंजेक्शन के प्रारंभ के बाद BCG सिरिंज की खपत बढ़ जाएगी। अगले स्तर पर अधिक BCG सिरिंजों की आपूर्ति के आवेदन राज्य भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उन राज्यों में जहां रोटा वायरस टीके की शुरुआत नहीं हुई है वहां OPV की पहला व तीसरी खुराक लेने वाले बच्चों के साथ टीकाकरण का क्या क्रम अपनाएं? तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? 6वें और 14वें सप्ताह पर इस क्रम को इस प्रकार होगा। पहले OPV, फिर अपने को IPV का टीका तथा अंत में पेंटावैलेंट वैक्सीन लगाना चाहिए। OPV का फर्स्ट नंबर पे OPV, उसके बाद दूसरे में IPV, फिर पेंटावैलेंट। 6वें सप्ताह से 14वें सप्ताह में टीकाकरण का क्रम OPV की कितनी 2 बूंद, फिर IPV इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाए जाने वाला कहाँ लगाना है? इसको दाईं तरफ बाह में। उसके बाद पेंटावैलेंट जो अपना लगेगा वो कहाँ लगेगा? इंट्रामस्कुलर लगाया जाने वाला इंजेक्शन जो कि बाएं तरह की बाह में लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाए जाने का सही तरीका क्या है? तो सिरिंज की सुई को ऊपरी दिशा की ओर रखें और सिरिंज तथा सुई को बच्चे की त्वचा पर लगभग 10 से 15 डिग्री के एंगल पर दाईं बाह के ऊपरी भाग पर टीका दें। अब सुई की नोक को त्वचा के अंदर ले तथा प्लंगर को धीरे धीरे ढकेलें। इससे त्वचा पर छाला बनेगा जिसे चित्र में दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये जब लगाते हैं तो छाला बनता है, ऐसा बताया गया है। अगला क्या बोल रहा है पॉइंट? इंजेक्शन लगाने के बाद उस स्थान को रगड़ें नहीं। दोस्तों यहाँ पे यदि आप इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या करना है? इंजेक्शन लगाने के बाद उस स्थान को रगड़ें नहीं, ना किसी और को ऐसा करने दें। साथ ही देखें कि बच्चा भी उस स्थान को इंजेक्शन दिए जाने के बाद रगड़े नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या IPV में ओरल वायल
ओपन बायल पॉलिसी लागू है? तो आंसर में क्या बोल रहा है, हाँ ओपन बायल पॉलिसी IPV के लिए सामान्य है अगर मल्टी डोज ओपन बायल पॉलिसी के मानदंड पूर्ण रूप से निभाए गए हैं तो IPV बायल के खुलने के 28 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। ओपन बायल पॉलिसी क्या है? एक सत्र में खोले गए बायल 4 सप्ताह 28 दिनों तक अन्य टीकाकरण के सत्र में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर समाप्ति की तारीख एक्सपायरी डेट पर पार नहीं हुई हो, PBM त्याग बिंदु लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचा हो, बायल लाने ले जाने और भंडारण के दौरान कोल्ड चेन बरकरार हो, बायल के ऊपरी हिस्से पर लगा रबड़ कैप पानी में ना डूबा हो अथवा किसी भी प्रकार से दूषित ना हुआ हो। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखने वाली बात रहती है, असंक्रमित तरीके से बायल या रबड़ सुई को ना छुआ गया हो, किसी भी तरीके से दूषित ना हुआ हो, बायल में वैक्सीन निकाली गई हो, बायल से वैक्सीन निकाली गई हो, अगर नियमित टीकाकरण को तुरंत बाद कोई भी प्रतिकूल AI घटना होती है तो खोली गई बायल का उपयोग ना करें, जैसे कि बायल को संभाल कर रखें। अगला क्या पॉइंट है, ओपन बायल पॉलिसी के अनुरूप सभी आंशिक रूपों में इस्तेमाल किए गए बायल्स उसी दिन वापस कोल्ड चेन पॉइंट में भेज दिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोग दिए जाने वाला रिपोर्टिंग प्रारूप क्या है? तो रिपोर्टिंग प्रारूप नीचे दिए गए तालिके में ये देख रहे हैं आपको, यहाँ पे सारा बच्चे का जो भी टाइम डेट और कौन कौन से वैक्सीन दिया गया है वो सभी हमें नोट करना रहता है और नोट रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, यदि बच्चा केवल IPV फ्रैक्शनल इंजेक्शन के लिए आया है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रारूप में FIPV1 तथा IPV2 चिन्हित करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, ये IPV रिपोर्टिंग का प्रारूप है, जहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं उनके जिले का नाम, इंटरडर्मल दिए जाने वाले फ्रैक्शन IPV और FIV इंजेक्शन और प्राप्त बाइलों की संख्या, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड में रखने रहती हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली पॉइंट में क्या देखना है, इंटरडर्मल दिए जाने वाला FIV इंजेक्शन BCG की भांति दिया जाता है। FIPV को दाहिनी बांह में लगाया जाना चाहिए जबकि BCG को बाईं बांह में लगाया जाना चाहिए। इंटरडर्मल में दिए जाने वाले FIPV इंजेक्शन के बाद छाला बनता है और यदि छाला ना बने तब भी टीकाकरण दोबारा ना करें। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं FIPV इंजेक्शन तो छाला बनता है और यदि किसी बच्चे को छाला नहीं बना है तो दोबारा हमें टीकाकरण करने की ज़रूरत नहीं है। और 6 पॉइंट में गए 6 सप्ताह की आयु वाले सभी बच्चों का इंटरडर्मल दिए जाने वाला पहला FIPV इंजेक्शन OPV1 तथा पेंटावायलेट 1 दिया जाए। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, कार्यक्रम प्रबंधन के लिए क्या सुझाव, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, कोल्ड चेन प्रबंध भागीदार। IPV के लिए म्युनिसिप बेस्ड रेट 10% है, सभी आंशिक रूप में प्रयुक्त कोल्ड चेन में रखे जाने चाहिए तथा पुनः प्रयोग लिए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया की कागजी कार्रवाई तथा निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी उपयुक्त बच्चों को इंटरडर्मल दिए जाने वाला FIPV के 2 इंजेक्शन लगेंगे। किसी भी शस्त्र में इंटरडर्मल दिए जाने वाला पहले FIV इंजेक्शन की OPV1 और पेंटा1 के बराबर होगी। इंटरडर्मल दिए जाने वाला FIPV की शुरुआत को 3 से 4 महीने बाद इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले IPV इंजेक्शन को बंद कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है, अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि 6 सप्ताह से कम आयु का बच्चा आए तो क्या करें? आपको क्या करना चाहिए, 6 सप्ताह से कम आयु के बच्चे को IPV ना दें। जब बच्चा 6 सप्ताह आयु पर टीकाकरण के लिए आए तो उसे इंटरडर्मल दिए जाने वाला पहला FIPV इंजेक्शन OPV1 तथा पेंटावायलेट 1 के साथ दिया जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई 6 माह से 1 साल तक के बीच की आयु का बच्चा आए और उसने OPV1 तथा पेंटावायलेट 1 ना ली हो। अब यहाँ पे दोस्तों यदि अपने पास कोई बच्चा आया
कितने 6 माह से लेकर 1 साल के बीच आया, और उसने क्या किया, OPV का जो वैक्सीन है वो भी नहीं लिया और पेंटावालेंट 1 भी नहीं लिए। तो हमें क्या करना है, इंट्राडर्मल दिए जाने वाला पहले FIPV इंजेक्शन के साथ OPV 1 तथा पेंटावालेंट 1 दें। 4 मुख्य संदेश। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यदि कोई बच्चा 6 माह से 1 साल का हो और उसने OPV 1 तथा पेंटावालेंट 1 का इंजेक्शन ना लिया हो तो मगर IPV नहीं की हो तो क्या करें। इस स्थिति में IPV ना दें, बच्चे को केवल OPV 2 तथा पेंटावालेंट 2 तथा अन्य दिए जाने वाला वैक्सीन दिलवाएं। अभिभावक 4 सप्ताह के बाद आकर बच्चे को इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले IPV इंजेक्शन के साथ OPV 3 तथा पेंटावालेंट 3 दिलवाएं। ये हमें पॉइंट बताना है। अब नीचे ये जो येलो में है इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं ध्यान से। इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले 0.5 मिली IPV इंजेक्शन की योग्यता मानदंड के अनुसार एक पूरा इंजेक्शन OPV 3 तथा पेंटा 3 के साथ 14 सप्ताह पर उस बच्चे को दिया जाना चाहिए जिसने 6 सप्ताह की आयु पर OPV 1 तथा पेंटा 1 की साथ FIPV इंजेक्शन नहीं लिया हो। अगला पॉइंट में क्या है, स्थिति। क्या करें यदि कोई 14 सप्ताह तथा 1 वर्ष के बीच की आयु का बच्चा OPV 3 तथा पेंटावालेंट 3 के लिए आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, FIPV के पहले इंजेक्शन की जांच करें। 6 सप्ताह पर इंट्राडर्मल दिए जाने वाला FIPV इंजेक्शन IPV 1 पेंटा सहित देखें। फिर उसके बाद इधर 6 सप्ताह पर इंट्राडर्मल दिए जाने वाला FIPV इंजेक्शन पेंटा 1 सहित प्राप्त नहीं हुआ है, ये भी देखना है। फिर क्या नीचे अपने को क्या देखना है, इंट्राडर्मल दिए जाने वाले दूसरे FIPV 0.1 ml के साथ यहाँ पे हमें क्या करना देना कैसे है। इंट्राडर्मल दिए जाने वाले दूसरे FIPV इंजेक्शन 0.1 मिलीलीटर के साथ OPV 3 और पेंटावालेंट 3 वैक्सीन देना है। और इंट्रामस्कुलर में हमें क्या करना है, इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाले IPV इंजेक्शन 0.5 मिली के साथ OPV 3 और पेंटा वैक्सीन 3 दें। अब हमें यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है, देखना है। क्या करें यदि कोई 14 सप्ताह से 1 वर्ष की आयु के बीच बच्चा आया हो और उसने कोई भी टीका ना लिया हो। तो 4 मुख्य संदेश। अब यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है। हमें जांच करें कि बच्चे को अभी तक कोई टीकाकरण प्राप्त क्यों नहीं हुआ है। निम्न के अनुसार टीकाकरण करें। BCG, फर्स्ट में BCG, फिर OPV 1 रोटावायरस वैक्सीन ORVV 1, फिर इंट्राडर्मल दिए जाने वाला प्रथम FIV खुराक पेंटावालेंट 1 बाईं जांघ में। मेजल्स 9 सप्ताह से 1 वर्ष की आयु पर दाईं बांह के ऊपर तथा IPV के साथ इंजेक्शन की जगह से 1 इंच हटकर JE1 बाईं बांह में लगाएं। अब अगला पॉइंट क्या है, क्या करें यदि 1 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा आया हो और उसने कोई भी टीका ना लिया हो। तो क्या करना है, हमें पहले तो जांच करें कि बच्चे को अभी तक कोई टीका क्यों प्राप्त नहीं हुआ है। बच्चे को BCG, IPV तथा पेंटा वैक्सीन ना दें। निम्न के अनुसार टीकाकरण करें। OPV 1 दें, फिर DPT 1 दें बाईं जांघ में, फिर मेजल्स दें दाईं बांह के ऊपर, फिर JE1 यदि लागू हो बाईं बांह में दें। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि बच्चे को एक निजी प्रैक्टिशनर से IPV का इंजेक्शन लगवाया गया है तो क्या करें। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जब बच्चे को IPV दिया गया है तो उस समय उसकी उम्र क्या थी जांचें। यदि निजी प्रैक्टिशनर द्वारा से 6 सप्ताह पूर्व IPV दिया गया तो इंट्राडर्मल दिए जाने वाला FIPV का पहला इंजेक्शन OPV 1 तथा पेंटा 1 को साथ दें।
यदि निजी प्रैक्टिशनर द्वारा 6 सप्ताह पर IPV दिया था तो इंट्राडर्मल दिए जाने वाला FIPV का पहला इंजेक्शन OPV3 तथा पेंटा 3 के 14वें सप्ताह में दें। अगला क्या आपने को ध्यान रखने वाली बात है, यदि शस्त्र स्थल पर OPV या IPV में से एक वैक्सीन ना हो तो ऐसे में ANM क्या करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए आपको, ऐसे मामले में ANM को दिशा निर्देश के अनुसार जो वैक्सीन उपलब्ध हो देनी चाहिए तथा अभिभावक को सलाह दी जानी चाहिए कि वह अगले सत्र में आकर दूसरी वैक्सीन लगवा ले जो उपलब्ध ना होने के कारण उस दिन नहीं लग पाई है। अगला क्या ध्यान रखना है, स्थिति के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों इंट्राडर्मल फ्रैक्शन तथा इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला IPV इंजेक्शन कुछ समय तक IPV टीकाकरण सारणी में देना होगा। तो यहाँ पे जी हाँ, दोनों इंट्राडर्मल दिए जाने वाले फ्रैक्शनल तथा इंट्राडर्मल दिए जाने वाले तरीके का पालन किया जाना चाहिए। यदि क्रम तक जारी रहना चाहिए जब तक सभी बच्चे जिन्हें 14 सप्ताह में IPV टीकाकरण के लिए कहा गया था पूरी तरह IPV से टीकाकृत ना हो जाएं। राज्य में इंट्राडर्मल दिए जाने वाले FIPVC के 2 इंजेक्शनों की शुरुआत के साथ इंट्रामस्कुलर दिए जाने वाला IPV का एक पूरा इंजेक्शन लगभग 3 से 4 सप्ताह की अवधि के चालू रखना अपेक्षित है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक पे जरूर जाएं।